सो हेलो एवरीवन। अभी हम स्टार्ट करेंगे अपना आर्टिकल्स। आज के जो 4 मई 2025 के आर्टिकल्स हैं उनको देखेंगे बेसिकली। तो जो फर्स्ट आर्टिकल है वो है कास्ट सेंसस के बारे में, कि कास्ट सेंसस का बेसिकली की ऑब्जेक्टिव क्या था, क्या है। तो इसमें दिया हुआ है कि जब ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया पॉपुलेशन काउंट ना 1881 में, तो उस टाइम पे कास्ट का डेटा इंक्लूड किया जाता था उसमें। बट ये कास्ट का डेटा इंक्लूड किया गया 1931 सेंसस तक लास्ट में। फिर उसके बाद में ये उस जिसमें कि टोटल बताया गया 4147 कास्ट हैं टोटल इंडिया में। बट फिर उसके बाद 1941 में वॉर टाइम था, इसलिए उस डेटा को कलेक्ट किया गया बट नॉट रिलीज़ नहीं किया गया। और फिर उसके बाद 1951 में इस प्रैक्टिस को डिसकंटिन्यू कर दिया गया, एक्सेप्ट फॉर SC एंड STs। तो अब इसमें क्या बोला जाता है कि 1931 में जो डेटा कलेक्ट किया था कास्ट डेटा, ये ही बेसिकली आगे जाके आपका जो बताता है कि आपके 52% OBCs थे उस टाइम पे, जो ये बेसिस बनता है ये आपका डेटा। जो आपकी मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन थी 27% कोटा की जो OBC की, तो ये ही बेसिस था 27% OBC को रिजर्वेशन मिलने का। फिर आगे बताता है कि 2011 में भी गवर्नमेंट ने ट्राई किया कास्ट सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कराने का, बट इसका भी डेटा कभी रिलीज़ नहीं किया गया, क्योंकि इसको बोला गया कि कास्ट डेटा जो इन्होंने कलेक्ट किया गया है वो एक्यूरेट नहीं है। और इसमें जब इन्होंने सर्वे किया तो इसमें इन्होंने देखा कि मोर देन 46 लाख कास्ट इसमें रिकॉर्ड की गई। ठीक है। तो अब उसके बाद में कई सारे अलग अलग स्टेट्स ने खुद का अपना कास्ट सर्वे कराया है, जैसे बिहार ने कराया था, तेलंगाना ने भी कराया है और कर्नाटका ने कराया है। तो बिहार में बोला जा रहा है कि OBC प्लस इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास जो निकल के आए हैं वो 63% आया है, और जो तेलंगाना में आए हैं OBCs वो 56% उसमें निकल के आया है रिकॉर्ड में, और कर्नाटका में 70% के आसपास OBCs निकल के आया है। तो ये अपने अपने स्टेट की खुद के सर्वेस थे। तो अब इसमें हो क्या सकता है बेसिकली कि जो आपकी जो रिज़र्वेशन पॉलिसी है उसको मॉडिफाई करने की डिमांड उठ सकती है, क्योंकि उसमें OBCs की पॉपुलेशन ज़्यादा निकल के आ रही है। तो डिमांड हर जगह से आएगी कि उनकी पॉपुलेशन बढ़ाया जाए। जैसे कि कर्नाटका में अब डिमांड बढ़ाया जा रहा है कि अभी उनको 32% रिजर्वेशन मिलता है, तो डिमांड कर रहे हैं कि उनका रिजर्वेशन बढ़ा के 51% किया जाए, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन 70% है स्टेट में। फिर दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी कि लैंग्वेज है, कई सारे रीजनल माइनॉरिटीज़ हैं स्टेट में, और तो उनको कैटेगराइज करना जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है। फिर उसके बाद में आपका ये यहाँ पे आपको बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है फिक्स किया था रिजर्वेशन की अपर लिमिट को 51%, तो इसको भी चैलेंज किया जा सकता है अब। ठीक है। तो अभी क्या है कि जो इस कास्ट सेंसस की एग्जैक्ट डेट क्लियर नहीं है, एग्जैक्ट डेट इज़ नॉट क्लियर। और बोला जा रहा है कि उस टाइम पे जो सेंसस कराना था 2021 में वो इसलिए डिले हो गया क्योंकि ड्यू टू कोविड। फिर अब कैसे कलेक्ट करेगी डेटा गवर्नमेंट, तो अब बोल रही है बेसिकली पिछली बार जो किया गया था सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में वो ओपन क्वेश्चंस थे, उसमें ओपन डेटा कलेक्ट किया गया था, तो कोई भी कुछ भी बता दे रहा था कि सर नेम जो जिसका है। बट अब क्या है, गवर्नमेंट सोच रही है कि जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट दिया जाएगा, उसमें से कास्ट सेलेक्ट करना होगा आपको। और तो बेसिकली और भी चीज़ें हैं, जैसे कि लैंग्वेज डिफरेंसेस हैं आपकी, है ना, लैंग्वेज डिफरेंसेस हैं, और सब कैटेगराइज करना, सब कास्ट बहुत सारी हैं, SC ST OBC में भी काफ़ी सारी हैं। तो ये जो है स्टेट के लिए कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो ये इस पूरा आर्टिकल में बेसिकली ये सारा इसमें था, जिसका समरी मैंने आपको दे दिया। तो जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है कि जो पब्लिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट्स है वो कितना इनोवेट करती हैं और कितना उसमें कंट्रीब्यूट करती हैं। तो एक फाइंडिंग है, उसमें बताया गया है कि सिर्फ 25% जो लैब्स हैं वो स्टार्टअप्स को सपोर्ट करती हैं, और उसमें से सिर्फ 16% डीप टेक स्टार्टअप्स को सपोर्ट करती हैं। कुछ और फाइंडिंग्स है, जैसे कि 5 साल में जो है फंडिंग इंक्रीज़ हुई है इन पब्लिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स की, और वुमेंस का परसेंटेज इसमें सेम रहा है
और यंग रिसर्चर्स इसमें इंक्रीज़ हुए हैं। फिर उसके बाद में कुछ सजेशंस देते हैं इसमें, जैसे कि बोलते हैं कि इन लैब्स का जो गोल है वो अलाइन कर देना चाहिए किसके साथ, विकसित भारत एम के साथ, विकसित भारत के साथ। और जो उसकी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, जो इन लैब्स का फोकस जो है वो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ पे होना चाहिए। क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ जो नेशन की डिफेंस, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटेलिजेंस, ये सब चीज़ों पे फोकस करेगी। और इनको क्लोजली वर्क करना चाहिए किसके साथ, इंडस्ट्री के साथ काम करना चाहिए, तो इंडस्ट्री रिलेटेड इनोवेशन हो सकेगा। और सजेशन एक देते हैं कि और हमें सेक्शन 8 कंपनीज सेट करनी चाहिए जो कि नॉन प्रॉफिट कंपनीज रहेंगी और इन स्टार्टअप्स को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली सजेशंस हैं जो इस आर्टिकल में दिए गए हैं। तो जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो हमारा आर वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ राइजिंग, जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ हैं जिनको वैक्सीन से प्रिवेंट किया जा सकता है, क्या वो दोबारा से राइज़ हो रही हैं, उसके बारे में है। तो जैसे कि वैक्सीन डिजीज़ जैसे मीज़ल्स, मेनिंगिटिस, येलो फीवर, ये सारी डिजीज़ के बारे में बात हो रही है। तो जैसे WHO, यूनिसेफ, गावी ने ये बोला है कि अभी ये डिस्टर्ब हो रहे हैं जो आपके इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से ड्यू टू फंडिंग कट्स और मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से, प्लस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो हो रहा है उसकी वजह से आपके ये जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं। लो इनकम कंट्रीज़ में ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। लो इनकम कंट्रीज़ में क्या हो रहा है कि बेसिकली रूटीन वैक्सीन्स ही नहीं मिल पा रही हैं और डिज़ीज़ का सर्विलेंस भी अफेक्टेड है, डिज़ीज़ का सर्विलांस भी नहीं हो पा रहा है। और आपका जो 2023 में लगभग 14.5 मिलियन लोगों ने जो है अपनी वैक्सीन ले ली, रूटीन वैक्सीन। USA में भी एक डिज़ीज़ है जिसको बोलते हैं मीज़ल्स, वो इरेडिकेट हो गई थी USA से, बट अब दोबारा से फिर से उसका देखा जा रहा है कि आउटब्रेक दोबारा से वहाँ पे हो रहा है उस चीज़ का, मीज़ल्स का। तो वही WHO ने बोला है कि ये एक ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस है और कैसे है कि फंडिंग क्राइसिस ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में। तो अब इसमें क्या सजेशंस क्या देते हैं कि मतलब जैसे WHO बोलता है कि अगर हेल्थ पे $1 इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो रिटर्न आपको $54 का रिटर्न देता है हेल्थ सेक्टर में। प्लस आप इंडिया में जो है पोलियो और जो आपका मैटरनल नियोनेटल टेटनस है वो भी एलिमिनेट हो गया है। तो इंडिया में जो है वो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है वो बेसिकली आपके 26 मिलियन न्यू बॉर्न जो बेबीज़ हैं उनको टारगेट कर रहा है, ठीक है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में जो बोला जा रहा है कि 76% चिल्ड्रंस को फुल वैक्सीन मिल चुकी है, फुल्ली वैक्सीनेटेड। इसके हिसाब से जो है हर 4 में एक बच्चा अभी भी बचा हुआ है वैक्सीनेशन के लिए। तो ये सारा बेसिकली इस आर्टिकल में बताया गया है। तो अब नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं जो कि मार्क्सिज्म, मार्केट और नेशनलिज्म पे से रिलेटेड है। तो इसको पढ़ने से पहले कुछ 2 इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है वो देख लेते हैं। जैसे इसमें कम्युनिज्म और आपका सोशलिज्म यूज़ होगा, कम्युनिज्म और सोशलिज्म। तो कम्युनिज्म बेसिकली क्या है कि एक क्लासलेस सोसाइटी होती है जिसमें कोई भी क्लास नहीं है, क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी है, कोई स्टेट नहीं होता वहाँ पे आपका। और प्रॉपर्टी जो होती है और जो रिसोर्सेज होते हैं वो बेसिकली कम्युनिटी ओन्ड होते हैं, कम्युनिटी ओन करती है। लॉन्ग टर्म जो है इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपको जो सोसाइटी में सोशल इनइक्वालिटीज़ हैं उनको रिड्यूस करना। फिर उसके बाद में सोशलिज़म, आपका सोशलिज़म में क्या होता है, जो भी आपके प्रोडक्शन के सोर्सेज होते हैं, प्रोडक्शन सोर्सेज जैसे कैसे लैंड और फैक्ट्रीज़ और ये सब चीज़ें क्या है कि गवर्नमेंट ओन्ड होती हैं, गवर्नमेंट या सोसाइटी कंट्रोल करती है उनको। इसमें इनकम इनक्वालिटीज़ को मिनिमाइज़ करने की बात करते हैं।
ठीक है। बेसिक सर्विसेज जो है वो इक्विटेबल डिवाइड हो, इस चीज़ के लिए होता है। तो यहाँ पे वियतनाम के बारे में बात करते हैं कि जो है 1975 में वियतनाम ने जो है यूएस को डिफ़ीट किया था, वियतनाम ने, और एक यूनिफाइड नेशन बना था, ठीक है, यूनिफाइड नेशन बना था। तो अब इसके बाद क्या होता है, इसके पहले क्या होता है, 1925 में हो चिन मिन एक फिगर है वहाँ के, हो चिन मिन, तो उन्होंने एक कम्युनिस्ट पार्टी स्टार्ट की थी। कम्युनिस्ट पार्टी स्टार्टेड कहाँ पे, चाइना की एक सिटी थी ग्वांगजू, वहाँ पे, और वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन, यूथ ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसका नाम रखा था नीम, कैसे प्रोनाउंस करते देख लीजिएगा आप लोग, था नीम। आज की डेट में क्या है कि टुडे वियतनाम में जो है एक ये सिंगल पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, जो कि वहाँ की इकॉनमी किस पे बेस्ड है, मार्केट बेस्ड इकॉनमी है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, 1986 तक तो ये पूरी जो है आपकी प्योर सोशलिस्ट मॉडल पे चला आपका, बट ये फेल हो गया। जो गवर्नमेंट ओन करती थी सारा प्रोडक्शन का रिसोर्सेज, तो ये फेल हो गया। क्यों फेल हो गया आपका, वहाँ की अच्छा उस टाइम पे क्या गया कि जो है नेशनलाइज कर दी गई सारी इंडस्ट्रीज़ जो वहाँ की थी। फिर वहाँ पे कलेक्टिव फार्मिंग लाई गई, प्लस 5 ईयर प्लान लाया गया, बट ये सब फेल हो गया वहाँ पे। क्यों फेल हो गया, ये यूएस ने एम्बार्गो लगा दिया यहाँ पे, प्लस जो है इनका जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसकी वजह से, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि जो है इसके बाद रिफॉर्म लिए जाते हैं। इसके बाद रिफॉर्म्स क्या क्या लिए जाते हैं, जैसे वहाँ के प्राइवेट बिजनेस को भी इन्वॉल्व किया जाता है, प्राइवेट लोगों को बिजनेस में इन्वॉल्व किया जाता है, प्लस जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाया जाता है, और मार्केट बेस्ड रिफॉर्म लाया जाता है। मार्केट बेस्ड रिफॉर्म लाने से क्या होता है कि इनकी जीडीपी फिर बूम करती है। जीडीपी इनकी जो थी $430 की, वो कितने की हो जाती है, $4347, और पॉवर्टी रेट भी जो है इनका घट जाता है, सिर्फ 1.9% रह जाता है। तो ये कंट्री मिडिल इनकम कंट्री में आ जाती है। अभी क्या है कि जो वियतनाम है वो कम्युनिस्ट लेड कंट्री है, एक सेकेंड, कम्युनिस्ट लेड कंट्री है, और यहाँ की मार्केट बेस्ड इकॉनमी है, और यहाँ पे क्या है, सिविल लिबर्टीज़ आपकी रेस्ट्रिक्ट की जाती हैं। सिविल लिबर्टीज़ जैसे क्या, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, प्रेस, पॉलिटिकल डिसेंट, ये सब यहाँ पे इन सब चीज़ों की आज़ादी नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, बेसिकली ये क्या है, इन्होंने जो हो चिन में थे, इन्होंने लेनिनिज्म और मार्क्सिज्म फॉलो किया, और एक इम्पॉर्टेंट फिगर है वहाँ के। तो यही पूरा इस आर्टिकल में बताया था। तो जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो हमारा है क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्रिप्टो करेंसी के लास्ट पेज पे आर्टिकल होगा ये, हाँ लास्ट पेज पे आर्टिकल है क्रिप्टो करेंसीज़ के बारे में। तो इसमें बेसिकली कैसे स्कैमर्स ऑपरेट करते हैं थोड़ा सा उसके बारे में समझाया हुआ है कि इनका बेस बेसिकली दुबई और सेमिनार्स और जो सोशल मीडिया है उसके थ्रू ये स्कैम करते थे। तो बेसिकली करते क्या थे, ये पॉन्जी स्कीम क्रिएट करते थे। पॉन्जी स्कीम क्या होती है कि इसमें जो है लोगों को हाई इन्वेस्टमेंट, हाई रिटर्न्स के वादे किए जाते हैं, फिर उसके बाद में सडनली वो प्लेटफॉर्म डिसअपीयर हो जाता है, तो लोगों का पैसा डूब जाता है। इसे कई सारे एग्जांपल इसमें दिए हुए इस आर्टिकल में। तो अभी क्या है कि जो इंडिया में क्रिप्टो करेंसीज़ का जो लीगल स्टेटस है, जो क्रिप्टो का रेगुलेशंस हैं वो अभी अनक्लियर हैं, कैसे क्या रेगुलेशन है जो इंडियन गवर्नमेंट का है। बट जो क्रिप्टो करेंसी पे आपकी जो इनकम होती है उसको गवर्नमेंट टैक्स करती है, तो इनडायरेक्टली जो है गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि जो है इनडायरेक्टली इसको बोलती है कि हाँ ठीक है लीगलाइज कर ही दिया एक टाइप से। तो लास्ट में यही बोला जा रहा है कि जो है इससे ऐसे स्कैम्स ना हो, तो जो भी क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म्स हैं और जो गवर्नमेंट है और आरबीआई ये सब मिल के अवेयरनेस कैंपेन चलाएं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोग इन सब के झांसे में कम आएँ। तो ये सारे न्यूज़ आर्टिकल्स थे आज के।
और न्यूज़ के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। तो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें, और ऐसे वीडियो और मैं आपके लिए लाता रहूँगा कल भी। थैंक यू वेरी मच।